Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 elections. Elections को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? चुनाव। हमारी कंट्री में इलेक्शंस की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है बेटा वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दूसरा नाम क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पर इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी है 7 मई, ठीक है, 2024। अभी हमारी कंट्री में चल रहे हैं जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू हम क्या चुन लेते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये ही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके क्या बना लेते हैं बेटा? गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? पहले तो हम लोग देखेंगे कि भाई डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, फिर जनरल इलेक्शंस क्या हैं, लोकसभा इलेक्शंस क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई कई बार मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं, तो ये मिड टर्म इलेक्शन क्या है, क्यों होते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ कुछ सीट्स पे बाई इलेक्शंस भी होते हैं, तो ये बाई इलेक्शंस क्या है। तो ऑल इन ऑल आज जब इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके इलेक्शंस को लेके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलें आगे, चलो। तो पहले तो चैप्टर हमें सिखा रहा है मीनिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, कि भाई चुनाव का क्या मतलब है, इलेक्शन का क्या मतलब है। तो बेटा जो इलेक्शन होते हैं वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो जनरल पब्लिक होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वही प्रतिनिधि बाद में क्या बनाता है? सरकार। अभी जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, आप अपने अपने एरिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेंगे, फिर वो लोग कहाँ बैठेंगे बेटा? लोकसभा में, और उन्हीं में से कोई एक क्या बन जाएगा? हमारा पीएम। पर अभी तो हमें पता है कि हमारे नेक्स्ट पीएम भी कौन होने वाले? नरेंद्र मोदी। ठीक है बात। तो इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो जनरल पब्लिक होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेती है, और बाद में वही रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। पर कौन से रिप्रेजेंटेटिव? जो मेजॉरिटी पार्टी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलेंगी, है ना। जैसे अभी हम बात करें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, इन पार्टीज़ में से जो भी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट को सिक्योर करेगी वो बनाएगी अपनी सरकार। चलो बेटा, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की बात करें, मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की बात करें, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है बेटा? हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव को क्या बिना इलेक्शन के चुना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक विशेषता या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्शंस। ठीक है, जहाँ पर जो जनरल पब्लिक होती है, जो सिटीज़न होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। कई बार ये मेथड डायरेक्ट होती है, कई बार ये इनडायरेक्ट होती है। और क्यों चुनते हैं हम लोगों को? सो दैट दे कैन रन गवर्नमेंट, दे कैन रन द कंट्री। सरकार चलाने के लिए, हमारी कंट्री को चलाने के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होती है। यूजुअली ऐसा देखा है, कई बार दो और कई बार दो से ज़्यादा कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करते हैं सेम पोजीशन के लिए। ठीक है, एक सीट के लिए कई बार दो कैंडिडेट खड़े होते हैं और कई बार दो से ज़्यादा भी खड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया एक बेटा मल्टी पार्टी कंट्री है। क्या है? मल्टी पार्टी कंट्री। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो 2 मेजर पार्टीज़, अगर हम यूके की बात करेंगे तो 2 मेजर पार्टीज़, पर हमारा इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बहुत सारी पार्टीज़ होंगी, तो कैंडिडेट ऑब्वियस सी बात है 2 से तो ज़्यादा ही होंगे, है ना, सेम पोजीशन के लिए जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और इनमें से एक एमर्ज होगा एज अ विनर। 2 3 4 लोग एक ही सीट के लिए जब कॉन्टेस्ट करेंगे, पर विनर तो क्यों कौन ही होगा? एक, जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होंगी, सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो व्यक्ति जीतता है जिसको सबसे ज़्यादा क्या मिले होते हैं? वोट्स। ठीक है, तो 4 लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, सपोज करो ए बी सी और डी में, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बन जाएगा बेटा? विनर।
जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, वो यूजुअली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो आज की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, उसके बाद हम कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आप, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कि डीएमके, एआईडीएमके, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, है ना। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी कंट्री में, जैसे शिवसेना भी है, अकाली दल भी है, कांग्रेस के भी बहुत सारे वेरिएशन अवेलेबल हैं। क्योंकि हम मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये तो मैंने बिल्कुल फ्यू पार्टीज़ के नाम लिखे हैं जो अभी लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टी हैं। अभी मैंने जिन पार्टीज़ के नाम लिखे हैं उसमें ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका तो एक का भी नाम नहीं था। साउथ की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम नहीं थे, है ना। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी कंट्री में, विच मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है किसका? लोगों का, विथ शेयर्ड आइडियोलॉजी और हु हैज़ कॉमन आइडियोलॉजी। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जिनकी या तो आइडियोलॉजी सेम है या वो अपनी एक ही आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं। उनका जो बिलीफ सिस्टम है, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, वो कैसी हैं? सेम होती हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ शेयर्ड आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनकी शेयर्ड आइडियोलॉजी है, शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है, शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं। ऐसे जब लोग मिलते हैं तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं। ठीक है, अब हर व्यक्ति जो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा उसको उन्हीं आइडियोलॉजीज़ के साथ रन करना पड़ेगा, उन्हीं पॉलिटिकल वैल्यूज़ के साथ रन करना पड़ेगा। अब हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो भाई हमारी कंट्री इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हमने चाइना को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कंट्री बन गए हम। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्या इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शंस कराना इतना आसान है? एक एक व्यक्ति वोट डालेगा, वो फेक वोट ना डाले, उसका पहले आइडेंटिटी कार्ड बनाओ, फिर पोलिंग बूथ बनाओ, फिर लोगों की ड्यूटीज़ लगाओ, ये क्या आसान काम था? बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए हमने क्या बनाया? इलेक्शन कमीशन। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है और वोटिंग परसेंटेज भी हायर रखे, ऐसे प्रोविज़न बनाओ, सबका वोटर आईडी कार्ड बनाओ। तो इलेक्शन कमीशन बोला ठीक है भाई, करते हैं। तो हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इम्पार्शियल इलेक्शन हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया है पार्ट 15 के अंदर, आर्टिकल 324। आर्टिकल कौन सा है? 324 पार्ट 15। जो इलेक्शन कमीशन है बेटा, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करती, किसी एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती। अगर इलेक्शन कैंपेनिंग में अमित शाह कोई गलती करते हैं जो कि एक रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो उनको फटकार लगाए, उन्हें जो भी वार्निंग देनी है वो दे, उनके लिए लेटर इशू करे। तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है हमारी कंट्री में, जो बहुत ही फ्री, फेयर और इम्पार्शियल वे में काम करती है। भले ही आप रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट हो, भले ही आप अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट हो, अगर आप कंट्री में कुछ ऐसा करते हो, किसी रूल रेगुलेशन को वायलेट करते हो जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा ही लेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, जिस पे पॉलिटिकल कोई प्रेशर काम नहीं करता, जिसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, जो कमीशन है वो एक ऑल इंडिया बॉडी है। द कमीशन इज़ एन ऑल इंडिया बॉडी। ठीक है, हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जब भी इलेक्शन होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के जब भी इलेक्शंस होंगे, मतलब एमपीज के इलेक्शन और एमएलएज के इलेक्शंस जब होंगे, तब कौन ही रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्शन कमीशन होगा। एंड द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो बेटा हम यहीं पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब भी लोकसभा के लिए इलेक्शन होगा, जिसे हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, और जब
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन होगा तब भी ये दोनों ही इलेक्शन कौन कराता है बेटा? इलेक्शन कमीशन कराता है। और ये दोनों ही इलेक्शन किस नेचर के हैं? डायरेक्ट। ठीक है, जहाँ पर जनरल पब्लिक, कॉमन पीपल, सिटीजन खुद जाके वोट देता है अपने एमएलए को चुनने के लिए, अपने एमपी को चुनने के लिए। तो ऐसे इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा आपके पेरेंट्स वोट डालने गए होंगे। ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्ट। पर वहीं पर अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो ये कैसे होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट। इसके लिए वोट डालने ना मैं जाऊंगी, ना आपके पेरेंट्स जाएंगे, ना आप जाएंगे। इसके लिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करते हैं। इसीलिए इस इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरल इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, ये दोनों ही डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें जनरल पब्लिक पार्ट लेती है। वहीं पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, उसमें हम पार्ट नहीं लेते, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों ही इलेक्शंस को, भले ये इलेक्शन हो, ये इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो या ये, इन्हें कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? चलो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। तो जो कमीशन है ये ऑल इंडिया बॉडी है जिसका ज्यूरिडिक्शन इलेक्शंस के ऊपर चलता है। कौन से इलेक्शंस के ऊपर? जो पार्लियामेंट के लिए हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो रहे हैं। एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन करा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन करा रहा है, लोकसभा के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? फिर से मैं बोलूँगी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है बेटा? इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे बेटा कंपोजिशन को। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसे हम सीईसी भी कहते हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। एज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्रेसिडेंट अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करता है, पर एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसमें अगर हम बोलें कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है तो वो है सीईसी के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ हायरार्की। पूरे इलेक्शन कमीशन में जो भी हायरार्की होगी, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दूसरे जो भी लोग होंगे, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, पर सबसे जो टॉप नॉच पोजीशन है वो किसकी होती है? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो देयर इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जिसे अपॉइंट कौन ही करता है? इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है बात? इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन। ये कहाँ पर काम करता है बेटा? स्टेट में। हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा जिसे अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन, जो बेटा इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना कि हर स्टेट का कौन होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जिसका काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन के काम को करना। कहाँ पर करना? स्टेट में करना। तो ये क्या करता है बेटा? ये जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे होते हैं ना उनको सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जाके। फिर द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ठीक है, जो भी इलेक्शन के जो काम होते हैं उनको पूरा करता है। तो स्टेट लेवल पे एक तो हम अपॉइंट कर देंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, दूसरा हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तीसरा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर एक्सेट्रा। अब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो बेटा भले ही वो सीईसी हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों को ही अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट वही करेगा, सीईसी को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे 6 साल के लिए हम अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो इनका फिक्स टर्म है बेटा 5 years, है ना। पर हमारे जो
इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है? 6 सालों के लिए। पर यहाँ पर एक कंडीशन याद रखो स्टार बना के, कि इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर्स होती है। सपोज करो किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया 61 ईयर की एज में एज द इलेक्शन कमिश्नर, तो होगा क्या बेटा, 5 साल में ये 65 का हो जाएगा। तो 65 का जैसे ये होगा, इससे अपनी पोजीशन, अपनी जो ऑफिस है उसे वैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि एज ऑफ रिटायरमेंट कितना है? 65 ईयर्स। ठीक है बात, एक बार पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो CEC होता है और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। पर इस टेन्योर में एक कंडीशन है कि अगर ये इस पर्टिकुलर टेन्योर में 65 ईयर एज को अचीव कर लेंगे, 6 साल का टेन्योर तो है, पर इस टेन्योर में जब भी ये 65 साल के होंगे, दे शैल वैकेट ऑफिस, उन्हें अपने ऑफिस को खाली करना पड़ेगा ऑन द डे अटेनिंग दिस एज। जैसे ही वो 65 साल के होंगे उन्हें उसी दिन ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। जो सैलरी होती है CEC की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और दूसरे कमिश्नर्स की, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही होती है। ठीक है, इन्हें पेंशन भी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इनकी सैलरी लगभग क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही होती है। जब ये रिटायर होते हैं तो इन्हें प्रॉपर पेंशन भी मिलती है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। तो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग जो सुपरिटेंडेंस होता है, डायरेक्शन होता है और जो कंट्रोल होता है इलेक्शन का, वो किसके पास ही होता है? बेटा इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है। कमीशन का जॉब होता है कि वो एनफोर्स करे कॉन्स्टिट्यूशन को और वो सारे लॉज को जो ऑलरेडी बने हुए हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं कि जब भी भैया लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो क्या क्राइटेरिया है, राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, जो कमीशन है उसके पास कोई रूल और रेगुलेशन बनाने की पावर नहीं है। ठीक है, बस ये देखने की पावर है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हुए हैं वो प्रॉपरली फॉलो हों। इट कैन ओनली एनफोर्स एग्जिस्टिंग लॉज, जो लॉज बने हुए हैं उन्हीं को एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। वो कोई नए रूल्स, कोई नए रेगुलेशन नहीं बना सकता। तो जो जॉब है कमीशन का वो प्राइमरली है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को एनफोर्स कराना जो इलेक्शंस के लिए बने हुए हैं। कौन से इलेक्शन के लिए? पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो पहला जो फंक्शन है वो है इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारी कंट्री में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार होता है कि भाई जो भी इलेक्शन हमारी कंट्री में हो वो फ्री हो, फेयर हो, है ना, अननेसेसरी मसल पावर का, मनी पावर का यूज़ ना हुआ हो इलेक्शन में। ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए, कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी उनके कैंडिडेट्स को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना, जिससे सेफ कंडीशन क्रिएट हो किस पे, पोलिंग बूथ्स पे, और वोटर अपने राइट को फ्रीली एक्सरसाइज कर पाए कि भाई उसे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और भाई इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन की डेट बता के पोलिंग बूथ डिसाइड करके सो जाता है। भाई बाद तक वो ये देखता है, जब इलेक्शंस भी चल रहे होते हैं तो कुछ सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, वहाँ पर ये अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को भी भेजता है कि देखो सब कुछ प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमारी कंट्री में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जिसमें मनी मसल पावर का ज़्यादा यूज़ ना हो, है ना, वो कैंडिडेट जो जीतने वाला है वही जीते, ऐसा ना हो कि कुछ अनफेयर हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, थोड़ा सा पैसा देके किसी से वोट डलवा लिए जाए, ऐसा कुछ भी ना हो। ये सब इंश्योर कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। और जितनी भी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जहाँ पर हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन कुछ सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को भेज देता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। भाई इलेक्शन कराना भी इनका ही काम है। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी, विधानसभा के लिए भी, विधान परिषद के लिए भी। तो ठीक है, लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे, राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होंगे, विधानसभा के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, विधान परिषद के इलेक्शन इनडायरेक्ट होंगे। भाई बात समझ में है? तो इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है हमारी कंट्री में? इलेक्शन कमीशन। तो भले वो लोकसभा की इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन कराएगा, राज्यसभा की इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। पर इन दोनों के इलेक्शन में डिफरेंस ये है कि लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है जिसमें हम तुम जनरल पब्लिक पार्ट लेती है, और राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता।
सेम केस है लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी कंडक्ट कराता है, उससे भी सुपरवाइज करता है। देन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्शन कमीशन का एक काम है कि पहले तो वो एलिजिबल वोटर्स को आइडेंटिफाई करे। देखो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो कितने ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, कितने ही सिटीजन ऐसे होते हैं, कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट इलेक्शन में 13-14 साल के थे पर वो इस साल वोट देंगे, क्योंकि इलेक्शन हर 5 साल में होता है ना। तो जो लास्ट इलेक्शन में 14 साल का था, 15 साल का था, 13 साल का था, वो एलिजिबल वोटर बन गया इस इलेक्शन के लिए, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ो। बेटा 5 साल में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो उन लोगों का नाम लिस्ट से हटाओ। तो ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। हर इलेक्शन के पहले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एलिजिबल वोटर्स के नंबर को काउंट करना, हर एलिजिबल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, ये इंश्योर करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अपनी लिस्ट को अप टू डेट रखना, ठीक है, जितने भी एलिजिबल पर्सन हैं उनसे अपनी लिस्ट को अपडेट रखना। इस लिस्ट को हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं। अब तो हमारा इलेक्शन कमीशन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करता है, आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो अपने पेरेंट्स से पूछें, वो आपको दिखा देंगे। हर वोटर के पास अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, और ये फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझो आधार कार्ड से भी ज़्यादा है। मैं बताऊँ कैसे? देखो जब मैंने यूट्यूब में अपना एडसेंस अकाउंट बनाया, तो एडसेंस में जब आपको वेरिफिकेशन कराना होता है, तो या तो आपके पास पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या आपके पास क्या हो, पासपोर्ट हो, ठीक है। आधार कार्ड को वो वेटेज नहीं देते, पर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को वेटेज देते हैं। मतलब सोचो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। जब भी आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को लेके जाना है। जब भी इलेक्शन हो रहे होंगे, पोलिंग बूथ पे आप जाओगे वोट डालने, तो क्या लेके जाओ साथ में? अपना वोटर आईडी कार्ड। हाँ, तो क्या पढ़ लिया हमने? चलो अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। बेटा हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा कुछ पार्टीज़ नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं, ठीक है, कुछ पार्टीज़ स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पार्टीज़ हैं। तो उन पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। इसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया किसने बना रखा है? इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है। उस क्राइटेरिया को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगा, पर कभी किसी वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो उस क्राइटेरिया पे स्टेट का क्राइटेरिया अलग है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया अलग है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेती है, उसे हम नेशनल पार्टी कहने लगते हैं। जो स्टेट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, हम उसे स्टेट पार्टी कहने लगते हैं या रीजनल पार्टी कहते हैं, ठीक है। बेटा अभी हमारी कंट्री में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं? 6 नेशनल पार्टी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सीपीआईएम है, बीएसपी है, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है। ये सारी क्या हैं? नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया की। 6। अभी कितनी नेशनल पार्टी है इंडिया में? 6। अब हम पढ़ेंगे स्क्रूटनी ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन एक्सपेंसेस का मतलब चुनाव पे किया गया खर्चा, और स्क्रूटनी मतलब बारीकी से जांच करना। तो इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है बेटा, उसको ये काम भी दिया गया है कि इलेक्शन में जितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जितना खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर भी नज़र रखो, जिससे कि मनी का जो अननेसेसरी इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शंस पे वो ना पड़ने पाए, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो स्क्रूटनी करता है एक्सपेंडिचर की जो कंटेस्टेंट करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, जिससे कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है मनी का, वो इलेक्शन के रिजल्ट को अफेक्ट ना कर पाए। इन केस ऑफ माल प्रैक्टिसेस, अगर कोई माल प्रैक्टिसेस की हो, मतलब अगर कोई कैंडिडेट माल प्रैक्टिस करता है, तो पूरा के पूरा इलेक्शन इनवैलिड घोषित कर देता है। कौन? हमारा इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन जांच करने बैठे और उसे लगे कि नियरेस्ट पर्टिकुलर सीट पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनी मसल पावर का, मनी का बहुत ज़्यादा यूसेज हुआ है ना, इसकी वजह से इलेक्शन रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया है, तो वो उस पूरे इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। देन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। देखो जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है उसको अपने नॉमिनेशन पेपर को फाइल करना होता है, तो उसकी भी सूक्ष्म तरीके से बिल्कुल बारीकी से जांच करता है कौन? इलेक्शन कमीशन।
द डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल फॉर नॉमिनेशन, किस तारीख तक आप नॉमिनेशन पेपर को फाइल कर सकते हो, कब तक विड्रॉल दे सकते हो, ठीक है, पोलिंग डेट क्या होगी, ये सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, सब बेटा हम लोगों को पता है, बीजेपी का कमल है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू है, कांग्रेस का पंजा है, तो किसी का फूल है, किसी का सिक्कल है, ये सिंबल किसने अलॉट किए हैं, तो ये सिंबल भी कौन अलॉट करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं उनका एक रिजर्व सिंबल होता है जो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने दिया होता है, और वो पूरी कंट्री में उसी सिंबल को यूज़ करती हैं। बेटा सिंबल का यूज़ अगर बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उस वो कमल से क्यों रिप्रेजेंट की जाती है, कांग्रेस पंजे से क्यों रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि बेटा जब हमारे पहले इलेक्शन हो रहे थे, फर्स्ट इलेक्शन हो रहे थे, तब हमारी कंट्री का जो इलिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा लोग इलिटरेट थे, तो वो पढ़ लिख तो नहीं पाते थे, पर वो चित्र देखकर वोट डाल सकें, सिंबल को देखकर वोट कर सकें, इसलिए हमने सिंबल्स को भी रखा था। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होता है, उन्हें फ्री सिंबल अलॉट होते हैं। एक लिस्ट होती है पूरी की पूरी फ्री सिंबल्स की, उसमें से रीजनल पार्टीज़ को सिंबल्स अलॉट कर दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट को अलॉट कर दिए जाते हैं क्या, सिंबल्स। अब हम काइंड्स ऑफ इलेक्शंस देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस को। तो जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटर्स डायरेक्टली अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए या लोकल बॉडीज़ के लिए। जो एलिजिबल सिटीज़न होते हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, पंचायत के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होता है बेटा, जहाँ पर हम लोग खुद जाके अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, भले वो कैंडिडेट हम पंचायत के लिए इलेक्ट करें, म्यूनसिपैलिटी के लिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए। अब हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करेंगे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, वोटर्स खुद नहीं जाता बेटा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, ठीक है, वो खुद भी कभी भी नहीं जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन में, पर उसके बिहाफ पे वोट कौन देगा, उसका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो जनरल पब्लिक होगी वो अपनी इंटरमीडिएट बॉडी को चुन लेगी, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेगी, हु देन प्ले द रोल ऑफ डायरेक्ट वोटर, और अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट वोटर की तरह काम करेगा। सपोज करो अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं खुद तो नहीं गई, ठीक है, पर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लास्ट ईयर लोकसभा के लिए किसको चुना था बेटा, उदय प्रताप सिंह को। किसको चुना था, उदय प्रताप सिंह को। तो उदय प्रताप सिंह कौन थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा मेंबर थे, ठीक है। तो ये उदय प्रताप सिंह ने किसको चुना, प्रेसिडेंट को। तो मैंने किसको चुना था, उदय प्रताप सिंह को, जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं। पर इलेक्टोरल कॉलेज जब बनता है तो उसमें एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं। अब ये उदय प्रताप सिंह प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इनके लिए वोट देंगे। तो मैं डायरेक्ट जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं दे रही हूँ, पर कौन वोट दे रहा है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव। इस तरीके से इन दीज वे द इंटरमीडिएट वोटर्स, इस तरीके से जो इंटरमीडिएट वोटर्स होता है वो इलेक्ट करता है मेंबर्स को राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को। तो बेटा डायरेक्ट हमने जिनको वोट देकर चुना है वो फिर चुनेंगे किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, विधान परिषद के मेंबर को और हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा, हमारी राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 250। इसमें 238 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, और ये 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं ये अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके होते हैं। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी होता है, कोई साइंटिस्ट भी होता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई सिंगर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, 12 तरीके की, और उसमें हम लोग मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैरी कॉम की अगर हम बात करें, हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, रेखा की बात करें, तो ये सारे नॉमिनेटेड मेंबर थे। मैंने क्या कहा, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, जो जिसको नॉमिनेट कौन करते हैं बेटा, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और जो 238 मेंबर्स होते हैं, जो 238 इलेक्टेड एमपीज होते हैं, वो सारे के सारे एमपी एक साथ में चुने नहीं जाते हैं। देखो राज्यसभा में
1/3 मेंबर हर ईयर, हर 2 साल में, हर ईयर नहीं, हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज बाय रोटेशन, और प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि स्टेट वाइज रोटेशन से हर 2 साल में इतने मेंबर रिटायर होंगे। कितने मेंबर रिटायर होंगे? 1/3। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, देखो एमएलए को हमने डायरेक्टली चुना था, अब ये एमएलए मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया अब हमारे स्टेट से राज्यसभा में कौन जाके बैठेगा। तो मैंने इसके लिए डायरेक्टली वोट किया और फिर ये चुन रहे हैं किसके लिए? राज्यसभा के लिए। फिर से ध्यान से सुनना, 1/3 एमपी जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, स्टेट वाइज बाय रोटेशन। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो एमएलएज होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो अपने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं जो जाके कहाँ बैठेगा? राज्यसभा में। अब हम हमारी कंट्री की बात करें तो बेटा ये जो 7 स्टेट्स लिखा हुआ है ये अब गलत है। अब हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, पहले 7 स्टेट्स में हुआ करती थी, जब जम्मू एंड कश्मीर भी क्या हुआ करता था? एक स्टेट हुआ करता था। पर अब तो इसका स्टेटहुड छिन गया है। अब तो जम्मू एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और एक यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। इनका स्टेटहुड अब छिन गया है, तो अब ये क्या बन गई? यूनियन टेरिटरीज। तो इसको हटा लो यहाँ से। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर हु इज हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल? 6। 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, जम्मू कश्मीर को हटा दो। जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स इलेक्ट करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये भी। एमएलएज का जो वोट होता है वो 1/3 होता है। ठीक है, जो 1/3 एमएलसीज को चुनेंगे वो। फिर से सुनना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलए कितने वोट चुनता, कितने लोगों को चुनता है? सिर्फ 1/3। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में अलग अलग होंगे, वो जितने भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एमएलए कितने एमएलसी उसको चुनेगा? 1/3। ठीक है, फिर जो लोकल स्टेट बॉडीज़ होंगी, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, म्यूनसिपालिटीज़ हो सकती है, जिला परिषद होता है, ये 1/3 एमएलसीज को चुनेंगे। तो दूसरे 1/3 को चुनने का काम कौन करेगी? लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटीज़, जिला परिषद। 1/12 एमएलसीज को कौन चुनेंगे? रजिस्टर्ड ग्रेजुएट ऑफ मोर देन 3 ईयर्स। 1/12 को कौन चुनेंगे? 1/12 एमएलसीज को कौन चुनेंगे? टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स एंड अबव विथ एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और रिमेनिंग 1/6 जो आएंगे उन्हें गवर्नर नॉमिनेट करेगा। तो भाई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये। 1/3 एमएलए, 1/3 लोकल बॉडीज। ठीक है, 1/3 कौन चुन रहा है? एमएलएज। 1/3 कौन चुन रहा है? लोकल बॉडीज से होके इलेक्ट आएंगे। 1/12 कौन चुनेगा? रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, जो 3 साल से रजिस्टर्ड है, ग्रेजुएट है। 1/12 कौन चुनेगा? टीचर। कौन से टीचर? सेकेंडरी स्कूल से टीचर, जिनको एटलीस्ट 3 ईयर्स का क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। रिमेनिंग 1/6 कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। हे राम, बेटा जो इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट की, कैसे होते हैं हमारे इंडिया में, कौन इसमें पार्ट लेता है, इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।